कल जो हमने बात की थी उसके बाद कोई दिक्कत की इंटेंसिटी वाली चीज तो आ गई सबको समझ में, राइट? जिसने भी कल की क्लास लगाई थी, आई थिंक कम लोग थे। हाँ जी। ठीक है, हाँ। तो कल तो हमारे पास क्या था, जो भी हमारे पास डाइफ्रैक्शन फिनोमिना से पहले जो भी बात हुई थी वो इंटेंसिटी की हुई थी। आई थिंक इनमें से सिर्फ दो या तीन बचे थे कल। आप, एक तो विनायक था और कृतिका थी शायद, राइट? हाँ, और कोई था नहीं। और कोई था नहीं। तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि सबको समझ में आए, उस हिसाब से हम आज का टॉपिक पिक करेंगे। है तो डाइफ्रैक्शन, थोड़ा सा समझाने के बैकग्राउंड पे कोशिश करते हैं हम करने की, ताकि जो कल एब्सेंट है उनका लॉस ना हो ज्यादा। तो डाइफ्रैक्शन में बेसिकली हमने जो कल बात की थी ना, मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, है ना? तो इंटरेक्ट करना तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? डाइफ्रैक्शन क्या होता था? सबसे पहले तो कोशिश करो बताओ मुझे, डाइफ्रैक्शन क्या होता था? स्कूल में तो पढ़ा ही था सबने। डाइफ्रैक्शन कोई बताएगा? विनायक, पलक, आर्यन, कृतिका। देखो बच्चों, इंटरेक्ट करोगे तभी समझ में आने वाली है चीजें। स्कूल में तो सबने देखा है ना डाइफ्रैक्शन, कल मैंने थोड़ा बहुत बताया था जो कल यस आए सर। थे। हाँ, तो डाइफ्रैक्शन क्या होता था? सोचो सोचो। कल हमने बात की थी कॉर्नर पर क्या होता था लाइट के बारे में। कृतिका, विनायक, कोमल, इन कहीं होंगे तो मैं नाम ही आज सुन रहा हूँ, आर्यन और पलक। पलक, डाइफ्रैक्शन पढ़ा होगा ना तुमने सबने स्कूल में। सर बेंडिंग होती है लाइट की कॉर्नर हाँ, पे। बोलो इस बात को बिल्कुल। बेंडिंग ऑफ लाइट, कहाँ से? कॉर्नर। हाँ, अराउंड द। अराउंड द कॉर्नर तो किसी इसकी एक ऑब्जेक्ट। कंडीशन भी पढ़ी थी हमने, स्कूल में पढ़ी होगी, चलो जिसने कल की क्लास में लगाई थी। क्या था सर? कंडीशन थी, मैंने एक एग्जांपल भी दिया सर था जैसे। हाँ बोलो। जितना बड़ा वो ऑब्स्टेकल होगा हाँ और वेवलेंथ कुछ सर याद नहीं ढंग से। हाँ, तो वो क्या था सर? जो भी वेवलेंथ होती है लाइट की, क्या वेवलेंथ ऑफ द लाइट, उसके कंपेरेबल क्या होना चाहिए हमारा अपर्चर, यही था। हाँ यस सर। हाँ, तो अपर्चर के जो कंपेरेबल में वेवलेंथ होनी चाहिए सर, इसका मतलब क्या हुआ सर? सबसे बड़ी बात ये हमने बोला था, डाइफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग होती है, बेंडिंग होती है। इसका मैंने एग्जांपल दिया था, सपोज करो एक बहुत मोटे बंदे को अगर किसी एक गुफा में से निकलना है, ये केव है एक टाइप की, दिख रही है सबको इसकी मोटाई कितनी है सर? इसमें जो पतला बंदा है वो इजी निकल सकता है या मोटा बंदा है वो इजी निकल सकता है? बताओ मुझे सर, इस इतने से गैप के अंदर से कौन इजीली निकल सकता है, पतला बंदा या मोटा बंदा? सपोज करो, चलो इससे भी ज्यादा बड़ा गैप ले लो, यहाँ से दिख रहा है क्या? ये गुफा का है जिसका अपर पॉइंट ये है और लोअर पॉइंट क्या है, ये। तो इसमें से अगर मैं दो बंदों की बात करूं, तुम कैसे क्या इमेजिन कर सकते हो कि सर टाइट गुफा में से कौन ज्यादा जल्दी निकल सकता है, पतला बंदा या मोटा बंदा? पतला। पतला। तो इसमें से एक ये गुफा है मान लो तुम्हारे पास, और एक ये गुफा है, मतलब दो केव्स हैं। इसमें से बताना, पतला मोटा बंदा किस में से आसानी से निकल सकता है, फर्स्ट में से या सेकंड में से? दूजी। दूसरी वाली में से इजीली, क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत सारी क्या है, जगह है अवेलेबल, राइट? अच्छा, अगर फर्स्ट वाली गुफा में से उसी मोटे बंदे को निकलना हो तो क्या करना पड़ेगा उसको? अपनी डाइटिंग। बॉडी को थोड़ा बहुत, हाँ, अब डाइटिंग करनी पड़ेगी पहली बात तो, ठीक है? अगर डाइटिंग ना हो तो पॉसिबल है ना? अब सपोज जिम करो जिम। इनके मिडल, अच्छा इनके मिडल में एक गुफा का साइज इतना बड़ा। फर्स्ट वाली में से तो वो चलो नहीं जा सकते क्योंकि फर्स्ट वाली का साइज क्या है, बहुत छोटा है। मैंने ये गुफा का साइज लिया जो लगभग उस मोटे बंदे के लगभग साइज के इक्वल है, तो वो निकल तो सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत बैंड करना पड़ेगा ना। अगर यस सर। देख, हाँ, अगर खुली जगह में से भाई आराम से निकल जाएगा, खुली जगह है मतलब मान लो इतना सा एरिया है, इसमें से ये तो पेन आराम से निकल जाएगा। लेकिन बहुत छोटे से एरिया में से अगर मेरे को इसको करवाना है, तो या तो इसके अंदर कुछ इलास्टिसिटी होनी चाहिए जो कि ये बेंड कर जाए, क्या कर जाए, बेंड कर जाए। समझ में आ रहा है? तो इसी बेंडिंग को लाइट भी तभी क्या करती है, बेंड करती है। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि लाइट कैसे चलती है, लाइट ट्रेवल्स इन
कैसे ट्रेवल करती थी लाइट, जो हम 7th स्ट्रेट 8th में लाइन। पढ़ते थे? स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बट सर यहाँ पर क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है या नहीं करती, यहाँ पर अब हम 12th में समझेंगे सर। देखना, लाइट नॉर्मल केस में तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। क्यों सर? जैसे हमने मोटे बंदे और पतले बंदे का एग्जांपल लिया, वैसे ही लाइट का भी एग्जांपल दो। अगर लाइट को मैं बहुत बड़ी ओपनिंग में से पास करवाऊं तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है अराउंड द स्ट्रेट लाइन। बट लाइट भी कैसा फिनोमिना शो करती है बच्चों? लाइट भी कैसे हो सकती है? बेंडिंग। लाइट भी क्या हो सकती है? बेंड हो सकती है। लाइट बेंड कब होगी? जब वही, जैसे हमने उस क्वेश्चन उस पिछले वाले एग्जांपल में पढ़ा था, मोटा बंदा को अगर बेंड होना पड़ेगा तो कौन सी गुफा में होना पड़ेगा? देखो ध्यान से यहाँ पर, फर्स्ट या इस सेकंड में या इस थर्ड में, बताना मुझे। सेकंड में होना पड़ रहा था ना भाई, फर्स्ट से तो वो निकल ही नहीं सकता, छोड़ दो। सेकंड या थर्ड में से अगर उसको निकलना है तो कौन सी गुफा में उसको थोड़ा सा अपनी बॉडी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी अपनी। दूजी। दूसरी वाली में क्यों? क्योंकि ये लगभग उसके साइज की है, ये तो उसके साइज से बहुत बड़ी है, तो वो आराम से निकल गया। ऐसे ही लाइट को भी जब उसके साइज का ऑब्स्टेकल दिखेगा, जब उसके साइज का ऑब्स्टेकल दिखेगा तो लाइट भी क्या करेगी बच्चों? बेंड करेगी। जैसे यहाँ पर तो लाइट इजीली चली जाएगी क्योंकि लाइट, अब लाइट का साइज कैसे बताऊंगा सर? लाइट इज अभी वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? सोचो, वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? वेव। हाँ, तो लाइट, अब वेव की भी साइज कैसे बताता हूँ? वेव, बट मैं वेव का जो लेंथ है वो कैसे मेजर करता हूँ? कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब कौन सी क्वांटिटी है जिससे मैं बोलूँ कि ये वेव बड़ी है, ये वेव छोटी है? कैसे पता लगता है भाई? बोलो बोलो, ट्राई करो। कैसे बताऊंगा कि सर ये वेव बड़ी है और ये वेव छोटी है? कैसे पता लग रहा है, बताना मुझे। साइन ग्राफ, साइन और कोस। साइन, साइन और में क्या मेजर कर रहे हो? ऐसा कैसे पता चल रहा है सर ये वाली बड़ी है? पाथ डिफरेंस। सपोज, सपोज करो एक ये वेव है और एक मेरे पास ये वेव। एम्पलीट्यूड तो लगभग इसका भी वैसा ही है, इसका भी वैसे है, देखो। बट ये वाली बड़ी वेव है, कैसे पता चल रहा है? इसका साइज बड़ा है, हम्म। कैसे पता लगा? सर इसकी जो है वो जो वेव है वो ज्यादा बड़ी, मतलब वेव लेंथ ज्यादा वो। हाँ, तो इसकी क्या बड़ी है सर? वेवलेंथ बड़ी है सर। तो जिसकी वेवलेंथ बड़ी उसका साइज, उस वो लाइट का साइज बड़ा। तो समझ में आ रहा है? तो अगर अगर लाइट को बेंड करना है तो ऑब्स्टेकल लगभग किसके इक्वल होना चाहिए? लाइट की, जो लाइट वेव आ रही है उसकी वेवलेंथ के इक्वल। तो अगर लाइट को, लाइट के सामने मैं ऐसा ऑब्स्टेकल रख दूंगा जो उसकी वेवलेंथ के आसपास है, ये ए क्या है, अपर्चर समझ लो, या वो ऑब्स्टेकल समझ लो, उस ऑब्स्टेकल की ओपनिंग। तो लाइट को जब अपने साइज का ऑब्स्टेकल दिखेगा तो लाइट भी कौन सा क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। तो इसी फिनोमिना को, यानी जब लाइट बेंड होती है, लाइट, द बेंडिंग ऑफ द लाइट इज नोन एज डाइफ्लेक्शन। डाइफ्रैक्शन। इसी फिनोमिना को मैं बोलता हूँ डाइफ्रैक्शन। तो इसी फिनोमिना को हम इसमें पढ़ने वाले थे, डाइफ्रैक्शन के। समझ में आ रहा है? राइट, बिल्कुल। चले, हाँ चलो। तो सर यहाँ पर डाइफ्रैक्शन है हमारे पास। तब डाइफ्रैक्शन में होता क्या है सर? इंटरफेरेंस में क्या होता था सर? इंटरफेरेंस में जब लाइट आपस में क्या करती थी? इंटरफेयर करती थी, मतलब। तो और हमारे पास क्या बनाते थे सर? बैंड्स बनते थे जिनका नाम क्या होता था सर? डार्क बैंड्स और, बोलो बच्चों, हाँ, इंटरेक्ट किया करो। लाइट बैंड। हाँ, सिर्फ विनायक ही नहीं, और लोग भी करो भाई। ब्राइट बैंड, है ना? इसके लिए कौन सा इंटरफेरेंस होता था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसके लिए कैसा होता था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ रहा है? हाँ जी। हम्म, चलो। अब मैं अगर बात करूं तो अब देखना भागने लग जाएंगे बच्चे। ये तो जवाब देते हैं। प्रिया, समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। आर्यन, आर्यन चौधरी, तुम्हें तो मैंने देखा होगा पहले क्लास में। हाँ, समझ यस में आ सर। रहा है बच्चे? हाँ, सर आ रहा है। बढ़िया बढ़िया। कृतिका,
Yes, sir. एंड कोमल, कोमल तुम्हें समझ में आ रहा है? कोमल मैसेज कर दो बच्चे, अगर जो बोलना नहीं चाहता वो मैसेज कर सकता है। ठीक है। ये कौन है? आसिफ। आप, आसिफ आप सुन रहे हैं मेरी बात को? हाँ सर, बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। हाँ, समझ में आ रहा है बच्चे आपको? जी सर, एक्चुअली मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं जस्ट क्लास ऑब्जर्व करने के लिए आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नो, ओके। तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पर? इंटरफेरेंस में हमने क्या पढ़ा था सर? डार्क बैंड्स बने थे और ब्राइट बैंड बने थे, यही पढ़ा था ना? उसके बारे में हम थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे कल आए नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन आता है कि बताना ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं या नहीं करते? करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं सर? एक जगह तो एनर्जी बढ़ रही, यहाँ पे देखा ना, एक जगह तो कैसा फ्रिंज बन रहा था हमारे पास? ब्राइट फ्रिंज बन रहा था। एक जगह कैसा बन रहा था? डार्क फ्रिंज बन रहा था ना, एक जगह ब्राइट एक जगह डार्क। तो एनर्जी एक जगह बढ़ रही है। ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या होता है सर? वहां पर इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है। और डार्क फ्रिंज का ज्यादा मतलब क्या है? जहाँ पे इंटेंसिटी क्या है? डार्क फ्रिंज कम का है। मतलब क्या था? कम है। हाँ। और याद है कल हमने बात भी की थी इसके बारे में, कि अगर ब्राइट फ्रिंज होगा हमारे पास और इंटेंसिटी दोनों, जो वेव्स आ रही है, एक ये वेव आ रही है, एक वेव ये वेव आ रही है, तो दोनों की इंटेंसिटी क्या हो जाती थी? अगर यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसकी भी सेम आई नोट होती थी, इसकी भी आई नोट होती थी, और ये सोर्स कैसे हैं? कोहेरेंट सोर्स है। तो अगर ये स्क्रीन पर मिल रही है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती थी हमारी? याद है किसी को, जो भी आए थे कल? देखो कल का लेक्चर नहीं किया ना, थोड़ा सा दिक्कत होगी। कल बहुत बच्चे कम थे, लेकिन जो थे, अच्छा वो भी नहीं आए आज। दीपिका भी नहीं आई हुई ना? ठीक है, कोई नहीं बात नहीं। नहीं। तो बताओ विनायक, तुम्हें याद है कल जो पढ़ाया था? भाई अगर इंटेंसिटी सेम होती थी, मैंने समरी में भी लिखवाया था। देखो, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। 4 I नोट, ये देखो, याद आया? इफ जी सोर्सेज जी। आर कोहेरेंट एंड द इंटेंसिटी सेम, तो इंटेंसिटी क्या हो जाती थी सर? 4 I नोट कोस स्क्वायर 5/2। समझ में आ रहा था ये बात? हाँ याद जी। आई थी? इसके क्वेश्चंस भी किए थे हमने कल। यस सर। चलो, हाँ, तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा आगे करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या था सर? अब क्यों एनर्जी, अब विनायक ने बोला कि सर एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। क्यों रहती है एनर्जी कंजर्व्ड? जितनी आ कैसे रही है बोल उतनी जा सकते रही है। हो? जितनी आ रही है उतनी जा रही है, इसका मतलब जितनी पहले थी उतनी अब थी। लेकिन कहीं पर तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रहे हैं विनायक, कहीं पर हमें क्या मिल रहे हैं? डार्क फ्रिंज। तो इसका रीजन कैसे दोगे? कि वो तो कह देगा कि सर यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज है तो एकदम से एनर्जी ऐसा लगेगा कि एनर्जी बढ़ी हुई है, यहाँ पर एनर्जी कम है, ऐसा लग सकता है ना? तो इसका रीजन क्या दोगे सर? एनर्जी कैसे कंजर्व्ड है? देखो आंसर बिल्कुल सही है विनायक का। अरे सोचो। राइट सर, नहीं आइडिया नहीं, याद नहीं आ रहा। देखो, ब्राइट का मतलब अभी मान सकते हो एनर्जी क्या हो रही है सर? बढ़ गई, है ना? तो जितनी पहले एनर्जी क्या थी सर? नो, जो भी इंसिडेंट एनर्जी आई थी, जो भी पहले की एनर्जी थी उसको मान लो ही, ठीक है? तो यहाँ पर हमें एक बैंड्स मिले, तो कहीं पर तो ब्राइट बैंड मिला, कहीं पर डार्क बैंड मिला। ब्राइट बैंड का मतलब क्या होगी? इसकी एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई, है ना? कौन सा इंटरफेरेंस हो गया यस सर? सर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। कंस्ट्रक्टिव। तो जहां, हाँ, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर एनर्जी बढ़ गई। लेकिन जहां ब्राइट बैंड बने हैं वहां पर आसपास क्या बना है? डार्क डार्क बैंड भी तो बने हैं ना। तो डार्क बैंड में अरे एनर्जी क्या हो जाती है? कम होगी। तो कम सर हो गई। जितनी एनर्जी बढ़ रही है उतनी एनर्जी कम भी तो हो रही है। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो क्या रह रही है सर? पहले वाली ही रह रही है। तो मतलब समझ रहे हो? एनर्जी अगर कहीं पर तुम्हें ज्यादा बढ़ी हुई दिख रही है ना, और वहां उसके मुकाबले डार्क बैंड में एनर्जी घटी हुई भी तो दिख रही है, तो इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी मेरी क्या है?
कांस्टेंट सेम। है या कांस्टेंट की जगह बोलूं सेम। हाँ सेम है, जितनी पहले थी उतनी एनर्जी थी, इसलिए इनको इनमें एक वर्ड यूज होता है सर इंटरफेरेंस में, क्या? इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। यस सर। क्या यूज होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। क्यों सर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोला एनर्जी का? क्योंकि सर एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, कहीं पर एनर्जी बढ़ रही है, कहीं पर एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी क्या है? सेम है, सेम है। राइट? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर फॉलो हो। समझ में आ रहा है? ये इसलिए मैं बैक में जा रहा हूँ क्योंकि अभी कई बच्चे एब्सेंट थे कल, सिर्फ एक ही बच्चा प्रेजेंट था, तो अभी कैसे, अगर इंटरफेरेंस समझ नहीं आया तो मैं डाइफ्रैक्शन कैसे समझाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है? उसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। डन? यस सर। तो अभी एक और बच्चा ज्वाइन हुआ है, देखिए कल वाले हुए हैं कैसे। सर चलो 24 कोई तक बात लगनी है ना क्लास है? देखते हैं, हम कोशिश तो यही करेंगे कि हम, आज मैं वैसे कर रहा था डाइफ्रैक्शन पूरा ही करवाना था, बट बच्चे वही थे कि कल नहीं आए थे, तो देखते हैं अगर ये वाले बच्चे कल आ जाए तो हम कल लेक्चर पूरा करवा देंगे, ठीक है? वरना कल कल जो भी आएगा तो कल हमने तो आगे बढ़ना ही है, राइट? तो हम यस अब सर। जहां से स्टार्ट कर रहे थे, हम थोड़ा सा इंटेंसिटी के बारे में बात कर ही लेते हैं पूरी, ठीक है? हमने जब बात करी थी बच्चे इंटेंसिटी की, तुम्हारा भी रिवाइज हो जाए। इंटेंसिटी में हमने क्या पढ़ा था, मेरी बात बताओ पहले, सबसे पहले देखो, जो भी नए ज्वाइनिंग जिन्होंने आज क्लास लगाई है उसके बारे में सुनो। हम इंटेंसिटी की बात कर रहे थे, हमने जो इंटरफेरेंस पढ़ा था, तो हमने ये 11th में पढ़ा हुआ है एक्चुअल में। इंटरफेरेंस हमने दो तरीके से पढ़ा हुआ था, कौन सा? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पढ़ा था सबने, बोलो यस और नो। कृतिका आप बताएं, निधि? हाँ, तो सर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हमने पढ़ा था सर। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता था सर? इंटेंसिटी क्या हो जाती थी? बढ़ जाती थी। और डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाता था? इंटेंसिटी घट जाती थी। यही हुआ था क्या? यस सर। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा हिंट दे दो ना बच्चों, कि आप लोगों को इंटेंसिटी के बारे में पता है तो मैं डायरेक्शन पे जंप कर सकता हूँ आराम से, है ना? थोड़ा सा मेरे को बताओ तो सर- कृतिका। हाँ विनायक को तो पता ही होगा, है ना? हमने बात की भी थी। निधि, कृतिका, अंजना, प्रिया, थोड़ा सा मुझे बताओ कि इंटेंसिटी वाली चीज तुम्हें पता है या मैं बताऊं, या हम डाइफ्रैक्शन पे डाइफ्रैक्शन पे आ सकते हैं बच्चे? बताओ, क्या हम डाइफ्रैक्शन कर सकते हैं? अरे बोलो भाई, थोड़ा सा इंटरेक्ट तो करो ना, मुझे समझ में आए कि हम कहाँ कहाँ पे क्या करें। सर एक बच्चा भाग गया। वो बच्चे नहीं थे, मतलब वो जो ऑब्जर्व करने आए थे वो गए हैं शायद। कोई बात नहीं, हाँ, तो हम चलते हैं जो वहां पर भी थे। चलो देखते हैं, आओ इंटेंसिटी पे आओ। मैं डाइफ्रैक्शन की हेल्प से इंटेंसिटी बताने की कोशिश करता हूँ तुम्हें, ताकि दोनों काम हों हमारे। देखो, अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम लोगों को क्या चीज नहीं आ रही, तो अगर मैं वहीं से पिकअप करता, बट इट्स ओके। देखो, डाइफ्रैक्शन में हमने जो भी बात पढ़ी है कि सर बेंडिंग ऑफ द लाइट था, और सिंगल बिल्कुल। स्लिट डाइफ्रैक्शन है ये। सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन में क्या होता है सर? एक ही स्लिट का यूज कर, मैं यहां से करवाने की सही कोशिश कर, जैसे हाँ यहां से दो लेंस। करवाने की कोशिश। तो देखो, यहाँ पर क्या है हमारे पास, सपोज करो एक स्लिट है। अब क्या हो रहा है सर, जैसे इंटरफेरेंस में देखो, जो नहीं आए उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, अब ध्यान से सुनना। सर इंटरफेरेंस में क्या होता था सर? डबल स्लिट होती थी। कैसी स्लिट होती थी? दो। डबल स्लिट होती थी। डबल स्लिट्स में क्या होता था सर? एक मेरी एक इस स्लिट से वेव निकलती थी और एक इस स्लिट से वेव निकलती थी, तो मेरे पास क्या होता था सर? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता था। तो मेरे को क्या करता था, ये कहीं पर जाके देखो, मान लो इंटरफेरेंस में क्या होता था, थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देंगे साथ साथ, जितना होगा कोई बात। सर ये होता था हमारे पास इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता था सर? एक मतलब मेरे पास एक सोर्स होता था, उसी सोर्स से ये वेव यहाँ से भी नहीं पास होती थी और यहाँ से भी पास होती थी। तो जब ये वेव मेरी निकलती थी, दिख रहा है सबको? Yes, sir. हाँ, तो सर जब ये सोर्स, मेरी वेव्स निकल रही हैं, सपोज करो यहाँ से भी निकल रही होंगी और यहाँ से भी निकल रही होंगी, हर जगह पे जा रही होंगी सर, स्क्रीन के हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी, 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 हर एक पॉइंट पे जा रही होंगी।
तो मैंने किसी भी एक पॉइंट को पकड़ रहा था, तो मैंने देखा कि इंटरफेरेंस में क्या देखा मैंने कि यहाँ से मेरी वेव्स जा रही है, एक इस पॉइंट पे गई है, और इसी स्लिट से, इस स्लिट का नाम दे दिया S1, इस स्लिट का नाम दे दिया S2, इसी स्लिट से जब यहाँ पर मेरी वेव गई, दिख रहा है सबको? तो सर मान लो इस पॉइंट का नाम है P, तो इस पॉइंट P पर S1 से भी वेव्स आई और S2 से भी वेव आई। सर वेरी गुड, S1 से भी वेव आ रही है, S2 से भी वेव आ रही है। तो हो सकता है सर यहाँ से मान लो P पॉइंट पर ये यहाँ पे क्रस्ट है, यहाँ ट्रफ है, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ, मान लो यहाँ पर आके ट्रफ टकराई, और ऐसे ही यहाँ पर भी सपोज करो आकर क्या टकराई, ट्रफ। तो यहाँ पे S1 पॉइंट की क्या टकरा रही है सर, ट्रफ, राइट? और S2 की भी क्या टकरा रही है, ट्रफ। ट्रफ। तो ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रही है, समझ में आ रहा है? ट्रफ पहले Yes, ऐसी थी, एक वेव, दूसरी वेव भी ऐसी थी, अब देखो दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो रही है, तो ये क्या हो रही है, ओवरऑल इंटेंसिटी क्या हो रही है इसकी, बढ़ रही है। बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसको बोल देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोल देते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यही हमने कल और परसों वाले लेक्चर्स में पढ़ा था। अच्छा, यहीं से अगर सपोज करो यहाँ से भी क्या आ रही हो, क्रस्ट आ रही हो, दूसरे की भी क्रस्ट आ रही है, अभी भी ओवरऑल एम्पलीट्यूड क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अभी भी कैसा इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव Constructive. इंटरफेरेंस। हाँ। लेकिन अब क्या हो जाए सर, मान लो इसकी तो क्या आ रही है, क्रस्ट क्रस्ट आ रही और है, लेकिन दूसरे की इसकी ट्रफ। क्या आ रही है, ट्रफ। आ रही है, तो ये कौन सा इंटरफेरेंस हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या होता है सर, एक ही क्रस्ट और एक ही ट्रफ टकराती है, ट्रफ कैंसिल आउट कर ध्यान देती से, है। बिल्कुल। तो जहां पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रही है, तो ओवरऑल इंटेंसिटी बढ़ रही है, ओवरऑल इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ जो मेरे रही को है। फ्रिंज बनेगा कंस्ट्रक्टिव की जगह, वहां पर क्या कौन सा फ्रिंज आता है, ब्राइट। ब्राइट फ्रिंज। ऐसे ही एक डिस्ट्रक्टिव मतलब में डार्क। हाँ, डिस्ट्रक्टिव में क्या आ जाएगा सर, डार्क फ्रिंज। फ्रिंज आ जाएगा। तो यही हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, और उसके बाद देखा था कि सर इनकी इंटेंसिटी भी तो चेंज होगी ना, ब्राइट फ्रिंज है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इंक्रीज होगी। है ना? डार्क फ्रिंज है, इसके ऊपर तो समझो भाई, अगर ये एक क्रस्ट है एक ट्रफ है, तो इसके एम्पलीट्यूड ने इसके एम्पलीट्यूड को कैंसिल कर दिया, तो डार्क फ्रिंज में तो जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 0। 0। ऐसे ही कंस्ट्रक्टिव में क्या हो रही है सर, इंटेंसिटी ऐड हो रही है सर, इसकी इंटेंसिटी में ये वाली इंटेंसिटी ऐड हो रही है। अब डिपेंड करता है सर कि ये कितना होगा सर, सपोज ये हमने पढ़ा था सर, अगर इन दोनों की इंटेंसिटी सेम है, यहाँ से भी आई नोट आ रही है और यहाँ से भी आई नोट आ रही है, और यहाँ पर कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव, तो जो फ्रिंज बना है, ब्राइट फ्रिंज बना है, उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4I0। 4I, कितनी हो जाएगी, 4I नोट, याद है क्या? हाँ, यस सर। ये हमने समरी में ही पढ़ा था। अगर ये इंटेंसिटी अलग अलग होती तो 0। अभी बात करेंगे इसकी। नहीं, अगर इंटेंसिटी, अब डिपेंड करता है ना, ये 4I नोट तब होगा जब कैसा फ्रिंज बनेगा मेरा, कंस्ट्रक्टिव है ना। अगर ये कंस्ट्रक्टिव। इंटेंसिटी अलग अलग होती तो याद है क्या, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सर, I1 प्लस I2 I2 2 प्लस अंडर रूट अंडर रूट I1 I1 I2 I2 cos phi। cos phi, ये उसकी इंटेंसिटी हो जाती। अगर क्या होता सर, एक ये कब होता सर फॉर्मूला, जब यहाँ से तो जो इंटेंसिटी निकल रही होगी I1, और यहाँ से क्या निकल रही होगी, I2। है ना, तब इनका रिजल्टेंट फॉर्मूला। तो ये सब हम बात करते आए हैं सर, ये सब होता था हमारे पास किसके अंदर, इंटरफेरेंस के अंदर, ये सब का सब हमारे अंदर हमारे पास इंटरफेरेंस के अंदर होता था। तो अब डाइफ्रैक्शन में ऐसा क्या हो रहा है सर, तो हमने देखा सर इंटरफेरेंस के अंदर फ्रिंजेस बन रहे हैं, फ्रिंजेस, है ना, और उनकी इंटेंसिटी देखी हमने, ये सब हमने इंटरफेरेंस में कर चुका। और हमारे पास एक कंडीशन भी आई थी सर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास कंडीशन क्या आई थी इंटरफेरेंस में सर, जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल आया था, n lambda। एन लैम्डा के इक्वल आया था। और डिस्ट्रक्टिव में क्या हुआ था सर, पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आया था, n+1/2 lambda। है ना, n+1/2 लैम्डा के इक्वल आया था सर। ये डिस्ट्रक्टिव में आया था, वो कंस्ट्रक्टिव में आया था। और जो फ्रिंज विड्थ आई थी सर, ये आ गई थी लैम्डा d/d, स्मॉल d। राइट, समझ में आ रहा था सर?
सर यही सब था हमारे पास, लैम्डा डी बाई डी। अब जो हम बात करेंगे सर, इसी के बारे में बात करेंगे सर। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव तो हो गया, हमने देखा अब टोटल, मैं इंटरफेरेंस को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब डाइफ्रैक्शन, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज हम अभी यूज करेंगे डाइफ्रैक्शन में भी। सर अब डाइफ्रैक्शन में क्या हुआ सर, डाइफ्रैक्शन का मतलब होता था सर बेंड हो गई लाइट, है ना। जब बेंड हो जाती है लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, तो क्या होता था एक्चुअल में, ये होता था सर, यहाँ पर मेरी एक स्लिट है, तो क्या हुआ सर, यहाँ पर मैंने अपना सोर्स रखा सर, यहाँ पर मैंने अपना सोर्स रखा, ठीक है, यहाँ पर सोर्स रखा, तो क्या हुआ सर, अगर मैं नॉर्मल 7th क्लास 8th क्लास वाला काम करता तो मेरे को क्या पता लगता सर, जो लाइट आ रही है वो सोर्स यहाँ से निकल रही है, राइट, यहाँ से निकल रही है लाइट, और मुझे कहाँ से कहाँ तक दिखती सर, यहाँ हाँ तक, सीधी। सिर्फ इस रीजन तक दिखती, राइट, यहाँ तक आती, यहाँ तक आती, क्योंकि हमने जो पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइन, तो सर यहाँ तक मुझे दिखती, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं नहीं हुआ। होता। छोटे, ये हर बार नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ, इसकी भी कंडीशंस है। जब हमने बात करी है, जो हमारे पास वेवलेंथ है वो अपर्चर के साइज के इक्वल है सर। यस अब यहाँ सर। पर क्या हुआ है सर, एक्चुअल में जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ही एक्यूरेट मतलब एक्यूरेसी के साथ जब ये एक्सपेरिमेंट किया, तो हमें पता लगा सर, यहाँ हमें तो नॉर्मल केस में यहाँ तक लाइट मिलनी चाहिए थी बस, ग्लो सिर्फ स्क्रीन, ये स्क्रीन है मेरी, और ये मेरा सोर्स वाली जगह है, स्लिट है, सोर्स एंड स्लिट। तो सर मेरे को यहाँ से यहाँ तक ये वाली जगह मेरे को क्या दिखनी चाहिए थी, ग्लो होती हुई दिखनी चाहिए थी, बट ये ग्लो होती हुई दिखी तो सही, लेकिन साथ साथ मेरे को थोड़ा बहुत ग्लो कहाँ दिखा बच्चे, इसके जस्ट साइड्स पे। ऊपर और जस्ट नीचे दिख रहा है। एक ये रेड पोर्शन में भी मेरे को क्या दिखा सर, ग्लो दिखा, रेड पोर्शन में भी मेरे को क्या दिखा, ग्लो दिखा। सर ये क्यों दिखा सर, यही, अब तुम्हें पता है, ये एक्सपेरिमेंट किया और ये ऑब्जर्वेशन हुई है हमारे पास कि लाइट यहाँ तो दिखी ही दिखी, लेकिन ऊपर वाले रीजन पर भी दिखी। पर अगर ऊपर वाले रीजन पे लाइट गई, मतलब ग्लो दिखा, तो इसका मतलब ऊपर वाले रीजन पर भी लाइट गई होगी इस सोर्स में से, तभी तो ग्लो दिखा है, राइट। यस तो सर। अगर इस पर्टिकुलर रीजन में जाती तो हमें पता है लाइट स्ट्रेट लाइन से ऐसे निकल जाती, लेकिन क्योंकि हमें ऊपर भी ग्लो दिखा है, तो इसका मतलब लाइट ऊपर भी गई होगी, तो हाँ सर इसका जी। मतलब लाइट ने कुछ ऐसा ट्रेवल किया होगा, दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या लाइट स्ट्रेट गई है, देखो नहीं, बेंड हुई है। थोड़ा सा बेंडिंग आई है, तो ये कहाँ पर हुआ सर, ये रीजन कौन सा है सर, ये देखो S1 के इस वाले कॉर्नर पे और इस वाले कॉर्नर पे, तो कॉर्नर्स पे लाइट क्या हो गई, बेंड। एंड हो गई, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है, डाइफ्रैक्शन फिनोमिना। और क्योंकि इसमें एक ही स्लिट यूज किया है, इसको बोलते हैं सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन। अभी ये ग्लो कैसे दिखा है सर, ये पूरा ग्लो दिखा है, ये कैसे दिखा है, इसके अंदर भी हमें एक फ्रिंजेस दिखे हैं, क्या दिखे हैं, फ्रिंजेस, फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज। ऐसे इस वाले रीजन पे भी हमें क्या दिखा है, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट और यहाँ पर फ्रिंज। जो लाइट, बहुत सारी लाइट, इस ये रीजन बहुत सारा ग्लो दिखा, लाइट दिखे, इसको हमने बोल दिया सेंट्रल मैक्सिमम। मैक्सिम, सेंट्रल मैक्सिम। तो इसी को हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक स्लिट यूज किया, तो मैंने क्या बोला इसको, सिंगल स्लिट, और डाइफ्रैक्शन पढ़ रहा हूं तो इसलिए बोल दिया सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो अब यहां से बात करते हैं सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन के बारे में आगे। ठीक है, तो सर यहां से लाइट गई मेरी, वही यहां से मेरा सोर्स था सर, यहाँ से मेरी लाइट गई, तो मेरे को पता है सर ये कॉर्नर्स पे क्या हो रही है, बेंड हो रही है, राइट है। यस सर। तो अब सर मेरे को पता है सर, बीच वाला रीजन जो इसका है, ये वाला रीजन, तो यहाँ पर तो पूरा ग्लो दिखेगा, तो मैंने जो इसको बोला था सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये तो सेंट्रल मैक्सिमा है ही सर। अब मैं देखता हूँ लाइट कैसे कैसे जा रही है सर। अब यहाँ पर क्या होता है सर, क्योंकि ये ऊपर वाला रीजन, लाइट को जाना तो सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा तक ही था, इस पर्टिकुलर रीजन में जाना था, लेकिन बेंडिंग होने के कारण लाइट मेरी ऊपर भी दिखी है, ऊपर भी ग्लो आया है और नीचे नीचे भी भी। ग्लो आया है। लेकिन ये ग्लो किस फॉर्म में आया है सर, इनके अंदर क्या बने हैं सर, फ्रिंजेस बन रहे हैं, फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंज और
ब्राइट फ्रिंज। Bright बट fringe. सर हमने पढ़ा डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज तो तब बनते हैं जब क्या होता है सर, इंटर। Interference. तो सर यहाँ पर भी लाइट में क्रस्ट, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ, ट्रफ के ऊपर, हाँ बिल्कुल यहाँ पर भी क्रस्ट, क्रस्ट के ऊपर आ रही है और ट्रफ Trough के ऊपर ट्रफ आ के रही है. ऊपर। सर यस, क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आ रही है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। कैसे सर? इंटरफेरेंस में तो ये डिफरेंस क्या आता है बोर्ड्स पे कि इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन में डिफरेंस बताओ। और डाइफ्रैक्शन ना थोड़ा सा, क्योंकि थ्योरेटिकल वाइज ज्यादा है। अभी आप देखोगे, अगर इंटरफेरेंस तो हम अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन डाइफ्रैक्शन में क्या है, डाइफ्रैक्शन में आपको ज्यादा पॉइंट ऑब्जर्वेशन के मिलेंगे। इसको जो समझाया जाएगा वो हाई कैलकुलेशन से आगे समझाया जाएगा, बट थोड़ा हद तक इसको समझा सकते हैं। देखो इंटरफेरेंस में हमने 2 स्लिट्स ली, इसमें सिर्फ 1 स्लिट ली, तो वहां पर 2 सोर्स थे हमारे पास। कैसे सोर्स थे? 2 सोर्स थे। सपोज करो, मतलब वो एक स्लिट से जो एक लाइट निकली उसको मैंने एक सोर्स बोल दिया, दूसरे स्लिट से जो लाइट निकली उसको क्या बोल दिया? सेकंड सोर्स बोल दिया। लेकिन यहाँ पर सर स्लिट तो एक ही है। अब तो सर यहाँ पर सर हमें पता है सर, अगर डार्क बनना है या ब्राइट बनना है तो उसके लिए कम से कम 2 वेव्स चाहिए। किसी की Yes, क्रश sir. किसी और वेव की क्रश के ऊपर आएगी तभी तो मेरे को एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। ऐसे ही किसी की क्रस्ट किसी की ट्रफ पे आएगी, ऐसे ही मेरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो सर वही बात अगर मैं करूं यहाँ पर तो सर एक ही सोर्स है, मतलब एक ही स्लिट है। 2 स्लिट होती तो मैं मान लेता कि एक वेव इधर से निकली, एक वेव इधर से निकली, तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ गई तो इंटरफेरेंस हो गया। सर यहाँ पर तो सिर्फ एक ही स्लिट है, तो इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है? मेरे को डार्क और ब्राइट कैसे मिल रहे हैं? सोचने वाली बात है। बताओ कैसे मिल रहे होंगे? हम तो इसको यहाँ कल पे जो कर लेंगे, आज इसका बेसिक करेंगे। बताओ जो सर सोर्स कैसे? है ना, उससे जो लाइट निकल रही है ना, उसका हर एक पॉइंट जो एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा और वेरी गुड। उससे हर वेव निकलेगी ना हर एक पॉइंट से, तो ये हमने उसके कल बात करी थी थोड़ी बहुत, राइट? बिल्कुल पूरी ठीक बात। हाँ करी थी ना। हाँ तो आज बच्चे थोड़े से नए वाले आए हैं तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा रिपीट कर। देखो भाई, इंटरफेरेंस में तो देखा 2 स्लिट थी, एक स्लिट से गई दूसरी स्लिट से गई, ठीक है। लेकिन सर डाइफ्रैक्शन में सर स्लिट तो एक है, लेकिन हमने हाइजन के प्रिंसिपल में पढ़ा है सर कि अगर एक, अब ये यहाँ पर लाइट क्या है सर? सिर्फ वेव है सर, वेव। और ये जो यहाँ से वेव, छोटे छोटे वेव, मतलब वेव ऑसिलेशन निकल के जो सरफेस बनता है उसको क्या बोल देता हूँ? वेव फ्रंट। तो सर यस यहाँ से सपोज करो ये वेव फ्रंट निकला, यहाँ से सोर्स से लाइट निकली, ये इसका वेव फ्रंट है। तो सर हाइजन क्या बोलते हैं? हाइजन बोलते हैं इस वेव फ्रंट पर हर एक पॉइंट कैसा करता है? एक्ट एज अ सोर्स, एक्ट एज अ सोर्स। एक जो वेव फ्रंट है हमारे पास, अब चाहे ये वेव फ्रंट है, चाहे ये वेव फ्रंट है, चाहे ऐसा वेव फ्रंट है, कैसा भी वेव फ्रंट है, उसके ऊपर जो हर एक पॉइंट होगा वो क्या करेगा? एक्ट एज अ वेव फ्रंट, सॉरी सोर्स, है ना? सोर्स, सोर्स। और उस सोर्स से, हर एक सोर्स से क्या निकलती है? वेव्स वेव. निकलेंगी, वेव्स निकलेंगी। तो सर इसके अंदर अगर मैं बात करूं, सर इसके अंदर सपोज करो बहुत सारे वेव्स होंगे, 100 200 जितने भी हमारे पास इस वेव फ्रंट में पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं सर? हर एक पॉइंट से क्या निकलेंगी सर? वेव्स वेव निकलेंगी सर। यहाँ निकलेगी. से भी निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेंगी। हर एक पॉइंट से क्या निकलेंगी सर? वेव निकलेंगी। और वो वेव क्या क्या करेंगी सर? कहीं पर क्रस्ट के ऊपर उनकी क्रस्ट जाएगी, कहीं पर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ जाएगी, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस होगा सर? ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। यही पढ़ा था हमने। यस सर. तो अब से कोई भी पूछे इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन में फर्क क्या है सर? इंटरफेरेंस में सर एक ही स्लिट, मतलब 2 स्लिट्स होती हैं, उनमें से जो कि एज ए 2 सोर्स, कोहेरेंट सोर्स का काम करती है, जिसकी वजह से हमें इंटरफेरेंस और मतलब डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज मिलता है। लेकिन डाइफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। डाइफ्रैक्शन में एक ही जो स्लिट है उसका उसके ऊपर जो वेव गिरी है, उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक्ट एज न्यू सोर्स. सोर्स। हाँ, और इन सोर्स से निकलने वाली वेव्स आपस में या तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं. समझ में आ जाएगा। चलो अब सर मैं वही देख रहा हूँ सर, अब यहाँ पर जो ग्लो हुआ ना, ग्लो में हमें ब्राइट फ्रिंज भी दिखा और डार्क फ्रिंज भी दिखा। जैसे हमने इंटरफेरेंस में कंडीशन लगाई थी, इंटरफेरेंस में क्या कंडीशन थी भाई? पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है? एन लेम्डा. एन लैम्डा के। तो कौन सा फ्रिंज बनेगा? ब्राइट। कंस्ट्रक्टिव, ब्राइट लेकिन फ्रिंज. यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव के लिए हो जाएगा. लेकिन कब? ध्यान रखना, अभी
ये बच्चे इन डाइफ्रैक्शन इज ऑब्जर्वेबल फिनोमिना जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बहुत मिनिमम होगा +2 लेवल पे। देखो तो सर अब क्या हो रहा है सर, सपोज करो ये एक सोर्स लिया, अब मैं इसको थोड़ा सा, सपोज करो ये P पॉइंट है, अब इस P पॉइंट पे लाइट ने बेंड किया, तो बेंड करके लाइट ने यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर किया या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर किया, ये हमने निकालना है डाइफ्रैक्शन की हेल्प से। तो सर ये सपोज करो ये एक पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है सर अब यहाँ पर, तो सर एक पॉइंट मैंने ब्लू से बना दिया, दूसरा पॉइंट मैंने बना दिया ग्रीन से, दिख रहा है ये ग्रीन से, और यस ऊपर वाला सर। कैसे ब्लू से बनाया हुआ। सर ये जो दूसरी वेव निकल रही है सर वो यहाँ से निकल रही होगी, दिख रहा है। तो सर इन दोनों सोर्स से जो वेव निकल रही है वो इंटरफेयर करेगी। अब ये ब्राइट बनेगा या डार्क, उसके बारे में बात करते हैं सर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, देखो इसी को मैं इलेबोरेट करके बना रहा हूँ। सर ये मैंने बोला कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस कैसे बनाएंगे। सर ये जो स्लिट की जो पॉइंट्स है उनको मैं खुला करके यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान देना। एक, सपोज करो ये 2, ये 3, 4, 5 ऐसे बना लो तुम। सर ये सेंटर वाला पॉइंट होगा। क्यों होता है सिर्फ उसका रीजन देख रहे हैं हम, थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये स्लिट के बीच में जो इसको हम थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। सर ये जो स्लिट थी है ना, इसकी जो विड्थ है उसको बोल दो ए बोल दिया, ठीक है। सर इसके बीच में ध्यान से देखना, जितने भी पॉइंट्स है हमारे पास, 1, 2, 3, 4 दिख रहे हैं। यस सर। हमने बात की है ना ये पॉइंट्स क्यों बनाए, क्योंकि हमें बताया हाइजन ने कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स, तो बस वही बता रहे हैं। तो इतने मान लिया मैंने, इतने सोर्स आ रहे हैं इसमें। सर ये क्या है, स्क्रीन है सर, और इस P पॉइंट पर देखना है कि क्या सीन हो रहा है सर। सर ये वाला थर्ड पॉइंट तो बिल्कुल कैसा है सर, सेंटर पर है, ठीक है। अब सपोज करो सर P पॉइंट पर क्या हो रहा है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टिव की इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है सर, D sin थीटा। अब इनके बीच में सपोज करो पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं एक बार। सर मैं कौन कौन सा सोर्स कंसीडर कर रहा हूँ, कोई भी 2 सोर्स, एक ये फर्स्ट वाला और एक ये सेकंड वाला, दिख रहा है। लास्ट वाला कर लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ सेकंड बोल, दिख रहा है। एक रे यहाँ से निकाल रहे हैं, मतलब एक वेव, और एक वेव यहाँ से निकाल रहे हैं। तो सर ये जब इंटरफेयर कर रहे हैं, कब ये डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, इसकी बात करते हैं सर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो आपने अभी बताया कंडीशन की पाथ डिफरेंस, तो पहले पाथ डिफरेंस ही निकाल लेते हैं सर इसका। सर पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये भी बताया हुआ, क्या डालना हुआ यहाँ पर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डाल देते हैं, रेड से डाल दें, चलो दिख रहा है। सर ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, इसका नाम दे दिया था फिर मैंने S1 और इसका नाम दे दिया था S2। सर इसका नाम दे दिया था A दे दिया था मान लो। तो सर ये एस पाथ डिफरेंस का मतलब जिनको नहीं पता वो सुन ले। पाथ डिफरेंस का मतलब कि मेरी जो वेव्स जो गई हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो किसने ज्यादा ट्रेवल किया है किसने कम ट्रेवल किया है। अब तुम्हें सबको दिख रहा है सर, ये जो S2 वाली से वेव गई है उसने ज्यादा ट्रेवल किया है S1 वाली से, और कितना ज्यादा ट्रेवल किया है सर, S2A। ये वाला, ये पार्ट है ना, ये वाला S है अगर S2A, तो ये वाला पार्ट उसने ज्यादा ट्रेवल किया सर। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो लगभग सेम ही है, तो ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया। और इसकी वैल्यू भी हमने कल निकाली थी, S2A की वैल्यू क्या आई थी, A साइन थीटा। जिसमें हमने यहाँ पर भी थीटा लिया था, यहाँ पर भी थीटा लिया था, याद आ गया क्या सर, यहाँ यस नहीं, सर। यहाँ पर भी हमने थीटा। अगर सपोज करो मिडल से भी लाइट डाल दो, कहीं से भी डाल दो तुम, कहीं से भी, मिडल वाली को मैंने सेंटर से बोला, तो ये एंगल मैंने क्या लिया था सर, थीटा लिया था। और इसको मैंने क्या लिखा था सर, S2। कहीं पर भी दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना, इसको बोला था A sin थीटा। अब यहां से हम आगे करें सर, अगर A sin थीटा से, अब ध्यान से सुनो, पाथ डिफरेंस आया सर A sin थीटा। तो सर अब पाथ डिफरेंस जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, यानी A sin थीटा इज इक्वल टू
एन लैम्डा हो जाए तो मेरा जो फ्रिंज बन रहा है वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव बन रहा है यहाँ इस केस में। और वो क्यों बन रहा है उसके बारे में भी बात करते हैं सर। अब क्योंकि एंगल्स, मेरी स्क्रीन अगर बहुत दूर है, कल बात करी थी, तो एंगल्स भी छोटे हो जाएंगे, और साइन थीटा जब छोटा होता है तो उसको लगभग क्या लिख लेता हूँ, थीटा के इक्वल। थीटा। तो ए थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा सर। अब ध्यान से देखो, ए थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। सर अब यहाँ तक गया 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 गया, लाइट रे गई। अब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है, इंटरफेरेंस में तो हम पढ़ चुके हैं सर, ये तो कंस्ट्रक्टिव का होता है। चलो, लेकिन यहाँ पर ये डिस्ट्रक्टिव है सर। एन की जगह एक बार 1 पुट कर दो तो ए थीटा क्या हो जाएगा, लैम्डा। 1 क्यों पुट किया, वो मैं फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट की, तो इसलिए एन की वैल्यू क्या पुट थी, 1। राइट, किसी को डाउट है यहाँ तक भाई, एन 1 क्यों लिया, सबको समझ में आ रहा है ये बात, बोलो। हाँ जी। बाकी सब चलो कोई बात नहीं। अब मैंने यस क्या सर। लिया, एन की वैल्यू को 1 लिया, तो ए थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा हो गया। तो सर अब देखते हैं क्या हुआ एक्चुअल में, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव क्यों हुआ वो देखते हैं सर। इन दोनों, इन फर्स्ट और सेकंड सोर्स के बीच में तो कैसा डिफरेंस है सर, लैम्डा। तो होना तो कंस्ट्रक्टिव चाहिए था, लेकिन डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, देखो कैसे सर। यहां से अगर यहां तक का डिफरेंस लैम्डा है, तो सर ये फर्स्ट लेकर अगर मैं ये बोल दूं थर्ड पॉइंट, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, सपोज करो भाई, तुम्हें पता है ये पूरा ए है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पूरी अगर स्ट्रीट ए है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, a/2। a/2 हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात। तो ये भी a/2, तो a/2 अगर यहाँ से फर्स्ट से यहाँ तक का डिफरेंस था a, तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्लिट का डिस्टेंस हो गया वो a/2 हो गया। ऐसे ही यस अगर सर। यहाँ से यहाँ तक जो पाथ था वो लैम्डा हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, λ/2। λ/2। तो यानी अगर ये एक सोर्स हो और एक ये सोर्स हो, तो इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो λ/2 का होगा। राइट, अभी यही बात कर रहे हैं हम भाई, यहाँ से और यहाँ से सोर्स, अगर क्योंकि पहले वाले का क्या था, लैम्डा था, तो मैंने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो पाथ डिफरेंस भी क्या हो गया, हाफ हो गया ना सर। पाथ डिफरेंस भी क्या हो गया, हाफ हो गया। कैसे पता चल रहा है सर, ये देख लो, पाथ डिफरेंस ए थीटा है ना, इसकी वैल्यू थी लैम्डा। जब ए था तो पाथ डिफरेंस लैम्डा था, जब ए की जगह क्या हो जाए,2। a/2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, λ/2। λ/2। तो इसलिए यहाँ पर λ/2। और तुम्हें पता है सर, जब दो पॉइंट के बीच में अगर जनरल केस की बात करें λ/2 का डिफरेंस होता है, तो वो डिस्ट्रक्टिव होता है या कंस्ट्रक्टिव, सोचो। अगर एक वेव ये आ रही है, तो λ/2 का पाथ डिफरेंस का मतलब होता है कि दूसरी वेव आधी पहले क्रॉस कर चुकी है और आधी अब कर रही है। तो बताना ये कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, देख के बताओ। एक के ऊपर क्रस्ट आ रही है या ट्रफ आ रहा है, फिर ये λ/2 पीछे है, ऊपर वाली। देखो अब क्रस्ट के ऊपर ट्रफ गिर रही है या क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिर रही है, देखो और बताओ। सोचो, λ/2 का पाथ डिफरेंस आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है, बोलो भाई। भाई फर्स्ट फ्रिंज और फर्स्ट और सेकंड वाले के बीच में जो पाथ का डिफरेंस आ रहा है वो लैम्डा लैम्डा का था, तो मैंने इस पाथ को हाफ करा, मतलब इस स्लिट के हाफ पोर्शन को कंसीडर कर रहा हूँ, तो पाथ डिफरेंस भी क्या हो रहा है, λ/2 हो रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर λ/2 का पाथ डिफरेंस है, तो देखो यहाँ पर λ/2 का पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है, कि जो मेरी पहली वेव है वो λ/2 आ गया है, λ/2 का मतलब ये दूसरी वेव है वो λ/2 आ गया, कुछ भी बोल दो,
लैम्डा बाय 2 का मतलब हाफ साइकिल आ गया है। तो अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुई है तो इससे पहले ये हाफ साइकिल पूरी कर चुका है। तो अब देखो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिर रहा है, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ गिर रहा है। आवाज आ रही है सबको? दीपिका, आ रही है सर। तुम्हें आ रही? तो बताइए आप लोग कैसे, क्या लग रहा है तुम्हें, क्या होना चाहिए? अब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिर रही है, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ गिर रही है? क्रश के ऊपर ना ट्रफ गिर रही ही है। क्रस्ट के ऊपर पूरी तो ध्यान ट्रफ। से देखो, ध्यान से। तो पूरी नहीं गिर जब रही है सर। लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है, मतलब भाई एक वेव मेरी ऐसे चली है, तो यहाँ पर एक वेव क्या हो, आधी साइकिल पूरी कर चुकी है। तो बताओ क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिर रही है, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ गिर रही है? देखो क्रस्ट पे ट्रफ। क्रस्ट पे ट्रफ गिर रही है। तो याद रखा, हमने बात भी तो की थी, जब लैम्डा जो पाथ डिफरेंस क्या होता है, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, तो कौन सा इंटरफेरेंस होता था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था। कौन सा इंटरफेरेंस होता था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सर ये और ये वाला पॉइंट आपस में कैसा इंटरफेयर कर रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है। ऐसे इसके नीचे वाला और इसके नीचे वाला आपस में कैसा इंटरफेयर कर रहा होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहा होगा। ऐसे इसके नीचे वाला और इसके नीचे वाला, उसमें भी पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा, तो वो भी कैसा इंटरफेयर कर रहा होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहा होगा। तो ये यहां से लेकर यहां तक इसका डिफरेंस लैम्डा है, लेकिन इसके जो छोटे छोटे जो सोर्स बन रहे हैं उन सबके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? लैम्डा बाय 2 का, जिसकी वजह से ये ओवरऑल कैसा इंटरफेरेंस कर रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ रहा है क्या? बताओ भाई। हाँ ना, तो थोड़ा मैं चेंज भी करूंगा बताने का वे, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कुछ तो बताओ। आ गया है सर, समझ गया। बाकी सब भाई, क्रिश, कृतिका, अभिमन्यु, मुझे बताओ तो सही, हाँ या ना, कुछ तो बोला करो भाई। सर हाँ जी। हाँ ठीक है, चलो। तो सर ये कैसा बनेगा सर? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसीलिए याद रखना मेरी बात, तो जब भी हम उसकी बात करते हैं डाइफ्रैक्शन में, तो पाथ डिफरेंस क्या है सर यहाँ पर? ए थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ए थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये किसकी कंडीशन हो जाएगी मेरी? डिस्ट्रक्टिव की। डिस्ट्रक्टिव की। लेकिन यहाँ पर एन जीरो मत लिखना। एन जीरो का मतलब समझ में आ रहा है क्या आ जाएगा? पाथ डिफरेंस जीरो हो गया। पाथ डिफरेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। तो यहाँ पर ए थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा जब भी लिखो, एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी सर? 1 से आगे जाएगी। चाहे +1 लिख दो चाहे -1, ऐसे ही +1 लिख दो चाहे -2 लिख दो, ये आगे चलती रहेगी। डन। ऐसे ही उल्टा हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव का, तो ये था। अब तो कंस्ट्रक्टिव का क्या हो जाएगा सर? ए थीटा इज इक्वल टू n+1/2 लैम्डा, जो कि वहां पर डिस्ट्रक्टिव का होता था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। यहाँ पर n की वैल्यू भी कहाँ से जाएगी सर? 1, 2, 3, 4। यहाँ से जीरो नहीं आएगी, जीरो नहीं आएगी। जीरो क्यों नहीं आएगी? वो तुम्हारा होमवर्क है, तभी पढ़ोगे जाके कुछ। देखना यहाँ पर n की वैल्यू जीरो क्यों नहीं ले सकते, ये तुम्हारा होमवर्क है। समझ में आ रहा है? इंटरफेरेंस में तो ले सकते हो तुम, लेकिन डाइफ्रैक्शन में नहीं ले सकते। ये सोच के आना था। ठीक है, तो ये ओके था सर। हमारे पास डाइफ्रैक्शन के बारे में सर। अगर मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करता इसको, अगर मेरे से तो इंटरेक्शन होती बच्चों की ज्यादा। ठीक है, अभी इंटरेक्शन कर नहीं रहे हो तो पहले से थोड़ा सा सोच के आना इसके बारे में, फिर हम करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, वैसे डाइफ्रैक्शन तुम्हारा इतना ही था, पर मेरे को ये क्वेश्चन जरूर बताना, जीरो क्यों नहीं ले सकते। थोड़ी सी ओके एक डेफिनेशन पर आ जाते हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक तो आगे करेंगे ही। बस डेफिनेशन करेंगे, ज्यादा नहीं। बताओ मुझे, एक टर्म होती है हमारे पास अच्छा, अब जो पढ़ रहे हो बच्चों, जिन्होंने कल परसों क्लास कोई भी अटेंड नहीं करी, उसको भी समझ में आ जाएगा ये डेफिनेशन तो। ठीक है, बताओ मैग्निफिकेशन एक होता है और एक होता है हमारे पास रेजोल्यूशन, यानी रिजोल्विंग पावर, या रेजोल्यूशन बोल दो। इन दोनों में फर्क क्या है? रिजोल्विंग भी बोलते हैं
हाँ, बताओ मैग्निफिकेशन और रिजोल्विंग पावर में क्या फर्क है? मैग्निफिकेशन तो सबको पता होगा। मैग्निफिकेशन किसी चीज को बड़ा करके दिखाना। हाँ, लेंस में हम यही करते हैं ना सर, किसी चीज को देखते हैं तो क्या कहते हैं कि कोई चीज हमें कितनी बड़ी दिख रही है या कितनी छोटी दिख रही है सर, उसी को क्या बोलते हैं सर? मैग्निफिकेशन। तो रेजोल्यूशन क्या होता है सर? रिजोल्विंग चीज क्या होता है? किसी चीज का रेजोल्यूशन ज्यादा करते हैं, बोलते हो ना। अभी तुम देखते भी हो सर, हमारे जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो इतना है, हमारी स्क्रीन का रेजोल्यूशन इतना कम है। यूट्यूब पे भी देखते हो, रेजोल्यूशन देखते हो ना। तो क्या यस सर रेजोल्यूशन का यस मतलब सर। क्या होता है? तो क्या होता है रेजोल्यूशन, क्या होता है और मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सोचो इसका मतलब। मैग्निफिकेशन बड़ा करना और रेजोल्यूशन किसी चीज को तय करना। किसी चीज को, वो वाला रेजोल्यूशन नहीं, ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं है, रिजोल्विंग पावर है। रिजोल्व, रिजोल्व समझ लो इसको, किसी चीज रिजोल्व। को सॉल्व करना। हाँ, किसी चीज को सोल्व करना, ये बात भी सही है, लेकिन इसको थोड़ी और चीज में करो। सोल्व करने का मतलब वो चीज पहले क्या थी। सेपरेट करना किसी चीज को। हाँ, जो कॉम्प्लिकेटेड। अनसोल्व थी, मतलब उलझी हुई थी, तो उनको अलग से करना। तो मैं किसी दो पॉइंट को कितने अच्छे से, कितनी दूरी पर साफ साफ उनको देख सकता हूँ, उसी को क्या बोलते हैं? रिजोल्विंग पावर। रिजोल्यूशन। हाँ, और रेजोल्विंग पावर या रेजोल्यूशन, कि मैं दो चीजों को कितनी साफ साफ देखो। ये एक सर्कल दिख रहा है, यस सर। और एक ये सर्कल दिख रहा होगा, आराम से देख सकते हो ना। हाँ जी। अब इस सर्कल को मैं अभी यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ, अभी भी आराम से देख सकते हो क्या? ये फर्स्ट केस है, ये यस सेकंड सर। केस है। अच्छा, थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में क्या है सर? अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे बताना मुझे। इसको पास लेते आ रहे पास हैं। ला रहे हैं। तो जरा और देखो, अभी भी कर सकते हो थर्ड स्टेज में भी। अब देखना, यस अभी भी सर। कर सकते हैं सर। हाँ जी। सर जैसे ही ये ऐसे हो जाए, अब ओवरलैप। देखो ओवरलैप होने लग गया। अब क्या होने लग गया? ओवरलैप। अब तो तुम्हें ये पता लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो ये होगा, ये भरा हुआ होगा पूरा। अब तुम्हें पता लगेगा क्या, बताना कौन सा किस एरिया का पार्ट है। नो सर। इससे भी आगे कर दूं तो मैं, नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इनके, देखो, कर सकते हो, देख सकते हो? नहीं ना। नहीं। नो यहाँ सर। पर भी अलग अलग होके नहीं दिख रहे, लेकिन यहाँ पर भर दो। यहाँ पर तो ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं ना तुम्हें, साफ यस साफ पता भी सर। बिल्कुल। लग रहा है। यहाँ पर भी दिख रहे हैं, ऐसे ऊपर भी दिखेंगे सर। तो किसी दो चीज को मैं मिनिमम कितने डिस्टेंस पर अलग अलग कर कर देख सकता हूँ? किसी दो चीज को, अलग अलग करके। हाँ, अलग अलग जितना करके पता मिनिमम लगे डिस्टेंस में कितना दूर देख मिनिमम सकता हूँ। डिस्टेंस में, मिनिमम डिस्टेंस में कितना देख सकता हूँ अलग अलग करके, उसी को बोलते हैं रिजोल्विंग पावर। तो देखो यहाँ पर कब से, यहाँ तो देख ही सकता हूँ, लेकिन ये क्या मिनिमम डिस्टेंस है क्या? नो सर। यहाँ पर रिजोल्विंग पावर रेजोल्यूशन की बात नहीं करूंगा, क्या ये मिनिमम डिस्टेंस है क्या? इसके बाद नहीं देख नो सकता? देख सर। सकता हूँ ना, इसके बाद भी देख सक रहा हूँ, इसके बाद क्या देख पा रहा हूँ? नो सर। देखो ये मिलने लग गए ना, तो इसी को बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस। तो यहाँ पर इसकी जो डिफाइन होगी उसको बोलूंगा रिजोल्विंग पावर। क्या बोलूंगा? रिजोल्विंग रिजॉल्विंग पावर। पावर। इसी को वैसे बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ लिमिट। रेजोल्यूशन। इसका मतलब सर इससे ज्यादा अगर ये पास हो तो ये उलझ जाएंगे आपस में। क्या हो जाएंगे? उलझ जाएंगे, और मैं इनको सेपरेट सेपरेट करके नहीं देख पाऊंगा। तो रेजोल्यूशन का मतलब दो चीजों को मैं कितना कितना पास करके देख पाऊं, ताकि वो मुझे क्लियर दिखे कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक्चुअल में ये जो चीज बनाई है ना मैंने दोनों, ये किसी ऑब्जेक्ट की क्या है? बाउंड्रीज। इमेज है। ऑब्जेक्ट की क्या है? इमेज है। तो इमेज। सपोज करो, अब ये किसी दो, कोई दो ऑब्जेक्ट पड़े थे मेरे ऐसे ऐसे, है ना, उनकी मैंने ये इमेज बना दी। अब मैं ऑब्जेक्ट को पास लेके आया तो इमेज क्या बनी? ये वाली बनी। ऑब्जेक्ट को और पास ले आया तो इमेज कौन सी बनी? ये वाली बनी। और ऑब्जेक्ट को और पास में लेके आया, सपोज करो, और पास में लेके आया तो इमेज क्या बनी? ये वाली बनी। और पास में लेके आया तो ये वाली बनी। और ये और पास में लेके आया, बहुत पास में, तो ये वाली बनी। दिख रही है? यस सर। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो तुम्हें देखो लास्ट वाली इमेज तो ऐसा, अगर मैं अब ऑब्जेक्ट को हटा दूं अब तुम्हारे आगे से और सिर्फ इमेज दिखाऊं, तो बताओ तुम्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
6। अब तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तुमको सिर्फ बताना है, तुम्हारे को ये इमेज दे रखी है। अब तुम बताओ तुम कब तक ये बता पा रहे हो कि ये दो अलग अलग चीजों की इमेज है? 4th तक 4 तक। 5th तक तो देखो ये सब एक दूसरे के साथ क्या होने लग गई सर, ओवरलैप। बाउंड। इसमें तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, क्या पता 3 चीजें निकल आए, लेकिन 4th में तुम्हें पता लग रहा है सर इन दोनों में क्या है सर, बाउंड्रीज है। तो ये 4th तक जो बात है, मतलब इन अब जो 2 ऑब्जेक्ट है मैं इनको सिर्फ इतनी दूरी पर आराम से देख पाऊंगा, तो ये जो 4th है मेरी, ये क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ रिवॉल्यूशन, रिजोल्यूशन, सॉरी। रिजोल्विंग पावर। तो यहीं पर हम रिजोल्विंग और मैग्निफिकेशन, किसी चीज को मैं कितना बड़ा कर दूंगा। तुम्हें याद है टेलीस्कोप में हम बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव पावर लेंस लेते थे? यस सर। ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों लेते थे? क्योंकि उसकी रिजोल्विंग पावर क्या होती है, बड़े की काफी ज्यादा होती है। ज्यादा। तो याद रखना, चाहे कोई भी माइक्रोस्कोप कुछ भी हो, जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है ना, वही मेरे को क्या प्रोवाइड करता है बच्चे, रिजोल्विंग इमेज। पावर। रिजोल्विंग पावर वही ये तय करेगा कि मेरे को 2 ऑब्जेक्ट कितना साफ दिख रहा है। टेलीस्कोप की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को ऑब्जेक्टिव, तो क्वेश्चन भी आ सकता है बताना कि तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव है टेलीस्कोप में और आईपीस है, तुम्हें हाई रेजोल्यूशन की इमेज चाहिए तो कौन से लेंस में चेंज करोगे, ऑब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में। आईपीस में? तो उसका आंसर आएगा ऑब्जेक्टिव में। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही वो है जहां पर रेस गिर रही है, वही बताएगा कि मैं 2 ऑब्जेक्ट को कितना दूरी से या कितना पास से साफ साफ देख सकता हूँ। तो जो भी रेजोल्यूशन वाले जो भी चीज है वो सारा कौन डिसाइड करेगा, मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस क्या करता है? आईपीस कुछ नहीं करता, सिर्फ इमेज को बड़ा बना देता है। यानी कैसे वो कर देता है, मैग्नीफाई। मैग्नीफाइंग कर, मैग्निफिकेशन कर देगा, मैग्नीफाइंग इमेज बना देगा। तो याद रखना, अगर मेरे को बड़ी इमेज चाहिए तो आईपीस में चेंजेस कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी चाहिए छोटी चाहिए तो मैं आईपीस में कुछ ना कुछ चेंज करूंगा, लेकिन अगर रेजोल्यूशन हाई चाहिए तो मैं किस में चेंज करूंगा सर, ऑब्जेक्टिव में। में चेंज करूंगा। तो यही मेरे कंडीशन होती है सर मैग्निफिकेशन में। इसके बारे में हम बात करेंगे कल वैसे, लेकिन हम थोड़ा सा हिंट जरूर देंगे। अब हमारा एक ही टॉपिक रह जाएगा यही, इसके बाद पोलराइजेशन, डिसॉल्विंग पावर के बाद पोलराइजेशन, फिर ये वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अब कैसे पता लगेगा सर, ये तभी समझ में आएगा जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। डाइफ्रैक्शन का एक चीज और रह जाएगी हमारी, डाइफ्रैक्शन में, क्वेश्चन सुन लो मेरा, डाइफ्रैक्शन में जो मेरा ब्राइट फ्रिंज जो सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है, क्या बन रहा है सर, सेंट्रल मैक्सिमा, उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी विड्थ होगी। इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा मेरा कहां तक फैला हुआ होगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा है डाइफ्रैक्शन पे सपोज करो, और उसके आगे फिर डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, ऐसे यहाँ डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। 2 क्वेश्चन तुम्हें दिए मैंने, क्या सर, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे और इससे रिजोल्विंग पावर भी समझ में आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है सर? पहला क्वेश्चन तो क्या था सर, याद है किसी को? यस, उसमें 0 क्यों नहीं ले सकते, नियम एन वैल्यू की वैल्यू 0 नहीं ले क्यों सकते। नहीं लेगी? और दूसरा क्वेश्चन क्या है, डाइफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होगी, डाइफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ। क्या हो? ये 2 क्वेश्चन करते ही हमारे पास कौन सा हो जाएगा हमारे पास काम, डाइफ्रैक्शन कंप्लीट। डाइफ्रैक्शन तो खत्म हो ही जाएगा। डाइफ्रैक्शन तो लगभग हमने पढ़ लिया, अब तुमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तो तुम्हें क्या आ जाएगी, विड्थ पता लग जाएगी आराम से, अगर तुम वैल्यूज ढंग से पुट कर लग जाओगे तो। समझ में आ रहा है? और इसी से हमारे को जैसे ही विड्थ पता चलेगी, तुम्हें अपना रिजोल्विंग पावर के बारे में भी समझ में आने लग जाएगा। तो आज मैं चाहता हूँ तुम डाइफ्रैक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ना, ताकि कल आके मैं बात करें तो तुम्हें समझ में आई चीज। ठीक है, यस सर। तो जो हम कल चैप्टर खत्म कर रहे थे पूरा, वो कल या परसों हो जाएगा ज्यादा ज्यादा, लेकिन कल ये जितने भी बच्चे आए हैं सब आना, ताकि तुम्हें समझ में आए। ठीक है, यस सर, यस सर। तो याद रखना भाई, सब आना, प्रिया, अंजना, कृतिका, अभिमन्यु, जो सब भी हो, है ना, सब आना। तो यस हम थोड़ा सर। सा आगे, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही न्योता करें। भेज दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही करें।